नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष में। आप देख रहे हैं अड़ी, लेकर हाजिर हूं मैं दिनेश गौतम। क्या जैसा कि मीर यार बलोच की तरफ से दावा किया गया है कि 85% आजादी तो बलूचिस्तान ने हासिल कर ली, क्या वैसा हो गया है? और क्या अब वहां 85% आजादी के बाद बहुत जल्द 100% होगा मामला, बलूचिस्तान आजाद होगा और इधर पीओके बहुत जल्द वो कर डालेगा जो वहां की जनता चाह रही है? क्या पीओके में भी आजादी का जश्न जल्द मनाया जाएगा? क्या वहां ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी इस बात की पूरी तैयारी कर रही है कि तमाम जुल्म झेलेंगे पाकिस्तान के मुनीर आर्मी के, पाकिस्तान के रेंजर्स के, लेकिन एक दिन पाकिस्तान के इस हिस्से को वहां ले जाएंगे जहां ये जाना इसकी नियति है और ये डिजर्व करता है? ये पूरी खबर आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ये जरा देख लीजिए आज हुआ क्या है। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ बगावत तेज हो गई है। ये चल लगातार रही है। आप जानते हैं पीओके में लोग लगातार झंडा बुलंद किए हुए हैं। वहां मुनीर की डिस्पेंसेशन के खिलाफ, मुनीर की सरकार के खिलाफ, मुनीर के खिलाफ सड़कों पर लाखों लोग उतर आए हैं। देखिए कितना बड़ा जमावड़ा है लोगों का। ये आवाजें और ये नारे ये आपको बताएंगे कि ये किस कदर नाराजगी है वहां पर मुनीर के खिलाफ लोगों में। पीओके में आज से मुजफ्फराबाद लॉन्ग मार्च शुरू हो गया है। बड़ी संख्या में मुजफ्फराबाद रवाना हुए प्रदर्शनकारी। मुजफ्फराबाद तक ये लंबा मार्च निकाला जा रहा है। बढ़ती महंगाई, बढ़ते टैक्स और आर्थिक बदहाली के खिलाफ लोगों का ये जो गुस्सा है, ये एक दो दिन का नहीं है। ये साल दर साल वहां होने वाली गतिविधियों की वजह से लोगों के अंदर ये आक्रोश जमा हुआ है। और इसीलिए आप देख रहे हैं इतनी बड़ी तैनाती पाकिस्तानी रेंजर्स की यहां होने के बावजूद, इतना ज्यादा जुल्म सितम इन तमाम लोगों के ऊपर, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी से जुड़े हुए लोगों के ऊपर, और जिन लोगों के ऊपर ये जुल्म कर देते हैं उनको ये बता देते हैं ये हमारे खिलाफ साजिश कर रहे थे, जैक से जुड़े हुए हैं। और यहाँ इस तरीके के तमाम सितम होने के बावजूद आप देखें कितनी बड़ी तादाद में लोग निकले हैं बाहर, और इसमें महिलाएं और बच्चे भी आपको दिखाई दे जाएंगे। और ये लॉन्ग मार्च निकाला जा रहा है मुजफ्फराबाद तक। मार्च में महिलाएं यहाँ स्पष्ट आप देख पा रहे हैं। अब अगली खबर देखिए इससे जुड़ी हुई। पीओके में हर तरफ आजादी की मांग तेज है। पीओके में लग रहे हैं वतन या कफन के नारे। पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं पीओके के लोग। जाक की अगुवाई में, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की अगुवाई में पीओके में ये बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। ये आज से नहीं, कई दिनों से चल रहा है, जो लगातार बढ़ता जा रहा है। और अब लगता है ये अपने उन्वान को बहुत जल्द हासिल होगा। ये उस कल्मिनेशन में पहुंचेगा जिसकी कल्पना भी पाकिस्तान ने नहीं की होगी। वो जो कहा था, आपको याद होगा भारत के रक्षा मंत्री ने कि हम पीओके को नहीं लेंगे, पीओके खुद ब खुद आकर हमसे मिलेगा। लगता है अब वो वक्त बहुत दूर नहीं है। यहां लोगों के अंदर बढ़ता असंतोष देखिए। यहां अपने रिसोर्सेज की उनकी आंखों के सामने होने वाली लूट और उनके साथ सौतेला व्यवहार। असल में आप देखें तो वो तमाम प्रोविंसेस पाकिस्तान के जो नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में, जो प्राकृतिक संसाधनों के मामले में रिच हैं, यहीं के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके यहीं के लोगों को तड़पाया जाता है, तरसाया जाता है। यहीं के लोग विपन्नता में, बदहाली में, डिप्राइवेशन में जीने के लिए मजबूर होते हैं। और इनके संसाधनों का दोहन करके पंजाब प्रांत जो है उसको फलने फूलने में पूरे रिसोर्सेज झोंक दिए जाते हैं। उसको बड़ा करने में, वहां के लोगों के लिए सुविधाएं जुटाने में वहां की सरकारें लगी रहती हैं। और ये बात अब पूरे पाकिस्तान में अदर देन पंजाब प्रोविंस महसूस की जा रही है और शिद्दत से महसूस की जा रही है। यही बात है और यही वजह है कि आप उधर बलूचिस्तान में देख लीजिए, वजीरिस्तान में देख लीजिए, यहाँ पीओके में देख लीजिए, हर जगह लोगों को यह महसूस होने लगा है हमारे संसाधनों की लूट। कहने के लिए हम पाकिस्तान का हिस्सा, लेकिन हमारे संसाधनों की लूट केवल पंजाब को प्रॉस्पर करने के लिए की जा रही है, पाकिस्तान के पंजाब को, और यह हमें कतई गवारा नहीं है। यही बात यहां पर भी उतनी इंटेंसिटी के साथ महसूस की जा रही है कि या तो हमारे रिसोर्सेज को चाइना को दे दिया जा रहा है, या यहां पाकिस्तान में पंजाब को इससे पनपाया जा रहा है और हमारी दुर्दशा हो रही है। अब जरा इसी से जुड़ा अगला पहलू देखिए। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह तेज हो गया है। मुजफ्फराबाद कूच में महिलाएं, मैंने आपको दिखाया, और बच्चे भी शामिल हैं।
ये बात बहुत बड़ा इशारा है कि ये असल में किसी तरह का प्रायोजित किसी प्रोपेगेंडा के तहत, खास तौर से पुरुष इसमें लोगों को बहकाया जाता है, बरगलाया जा सकता है अगर ऐसी कोई मंशा है तो। लेकिन बच्चे और महिलाएं तब घर से बाहर निकलते हैं जब मजबूरी हो जाती है, और अब ये मजबूरी किस कदर यहां के लोगों को महसूस होने लगी है देखिए जरा। मुनीर और शहबाज के खिलाफ लोगों का गुस्सा किस कदर फूटा है, सड़कों पर हो रही है पाकिस्तान विरोधी नारेबाजी, मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ रहे हैं प्रदर्शनकारी, ये लॉन्ग मार्च क्या वाकई एक लॉन्ग ऑक्यूपेशन। वहां के लोगों को ये लगता रहा हमेशा कि हमको यहां पर सब्जुगेट करके रखा गया है, हमारे ऊपर यहां हमको दलित हमारा दलन किया गया है और हमारे संसाधनों की लूट हुई है। अब क्या वो कल्मिनेशन की तरफ वो भावना पहुंच रही है जहां उनको इंसाफ दिखाई दे रहा है। आप जानते हैं हमेशा से पाकिस्तान इस बात को झुठलाता रहा है कि वहां इस तरह का कोई विद्रोह नहीं है। बलूचिस्तान में भी जो विद्रोही हैं उन पर काबू पा लिया जाएगा, वजीरिस्तान में भी जो चल रहा है उस पर काबू पा लिया जाएगा, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में उनके जो चल रहा है उसको भी काबू कर लिया जाएगा, पीओके में जो चल रहा है वो भी असल में एजेंडा है। और हर चीज में आप जानते हैं ये आदत भी रही है कि भारत कहीं इसके पीछे है, ये भी वहां दिखाई दे जाता है। ये जो बच्चे सामने आए हैं, जो महिलाएं सामने आई हैं, क्या कोई उनकी स्थिति के बारे में वहां सोचने के लिए तैयार है? और अगर नहीं तो क्या हर चीज को किसी एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट कर देने से, हर प्रॉब्लम को एक्सटर्नलाइज कर देने से, कहीं भारत कहीं किसी दूसरे पर इसका इल्जाम लगा देने से क्या वहां चीजें सुलझ जाएंगी? और नहीं तो जो एक्सपर्ट्स कहते रहे हैं कि अब पाकिस्तान इम्प्लोड करने की स्थिति में पहुंच गया है, क्या वो नौबत आ गई है? लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, दीपक वोरा सर हमारे साथ इस चर्चा को ज्वाइन कर रहे हैं, आरजू काजमी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रही है पाकिस्तान से, सज्जाद अजहर पीरजादा भी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं, वो भी पाकिस्तान से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, अमजद अयूब मिर्जा भी हमें एक ऐसी लोकेशन से जिसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, लेकिन पीओके से उनका ताल्लुक है और वहां के लोगों के लिए लगातार वो आवाज बुलंद करते रहते हैं, वो भी हमारे साथ आज की इस चर्चा में। आप सबका बहुत स्वागत करते हुए सबसे पहले तो ये हालात बयान क्या कर रहे हैं जनरल कुलकर्णी पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हिसाब से? बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी और मेरे को पैनलिस्ट, और इतने वो साफ, मुझे लगता है हम लोग सब तकरीबन उसी बात पे उतरेंगे। इसमें कोई शक नहीं, दिस एरोगेंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाकिस्तान और खासकर फौज और उसमें आसिम मुनीर, ये जो एरोगेंस है यही एरोगेंस उनको मार रही है। आप देखते हैं पीओके में आर या पार, आप देखते हैं बलूचिस्तान में वतन या कफन, तो ये क्यों इस तरह के नारे लग रहे हैं? और इसका अगर थोड़ा सा हम बैकग्राउंड देखें दिनेश, राइट फ्रॉम 1947-48 जिस प्रकार से मोहम्मद अली जिन्ना प्लेड डर्टी विथ बलूचिस्तान के लिए खान जो कलात खान और खलात, उसके कारण जिनको उनको बताया गया, जिन्ना वॉज रिप्रेजेंटिंग हिम, और माउंटबैटन के यहाँ पे उन्होंने कहा टिल अराउंड द 4th of August कि हम आपको आज़ादी देंगे। आज़ादी तो कहाँ, दे वेटेड फॉर द 14th of August, और तुरंत उसके बाद जिस प्रकार से उन्होंने जाकर के पूरे बलूचिस्तान को हड़प लिया, और इसमें अंग्रेजों ने उनका साथ दिया। माउंटबैटन डिड नॉट साइन दैट ट्रीटी विच वांटेड जिन्ना के साथ। माउंटबैटन ने कहा मैं नहीं दस्तखत करूंगा। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ब्रिटिश चाहते थे। वैसे ही पीओके में भी हुआ, किसने साथ दिया उनको? अंग्रेजों ने साथ दिया। कहाँ हैं ये हम बार बार करते हैं इसके पुंज के जो लोग हैं सारे के सारे लंदन में बैठे हुए हैं, जितने अमीर हैं। आज बलूचिस्तान के काफ़ी लोग ओमान में बैठे हुए हैं। क्यों? ओमान का ग्वादार वॉज पार्ट ऑफ ओमान टिल 1958, और वो भारत को बेचना चाहते थे, पर भारत ने उस वक्त कहा कि हमें नहीं चाहिए, हमसे नहीं संभलेगा। इट वॉज फॉर $1 million। पाकिस्तान ने $3 million में ओमान से ग्वादार खरीदा है। तो ये जो चीज़ें हैं लगातार, और आज बलूचिस्तान के अंदर क्या नहीं है? गैस, सोना, आप तांबा, आप कोल, जो चीज़ के मिनरल रिच, और पाकिस्तान में वहाँ पे चीन ने आकर के ग्वादार को पकड़ के बैठे हुए हैं। आप देख रहे हैं किस प्रकार से लगातार उसका जो शोषण हो रहा है। फिशरी जो है, बलूचिस्तान आज़ाद होगा, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। आज न कल ये गिरेगा, बिकॉज बलूचिस्तान नाम ही देखो ना, लाइक पाकिस्तान क्यों है वो बलूचिस्तान, क्यों उसने को अपना नाम अलग नहीं रखा? बिकॉज वो चाहता था अपना स्थान, बलूचियों को अपना स्थान चाहिए था। इट्स द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान विद जस्ट अबाउट 13 मिलियन पॉपुलेशन। नहीं, लेकिन एक चीज बड़ी चालाकी के साथ जो पाकिस्तान ने की है सर, उधर आप बलूचिस्तान में देखिए, वहां के रिसोर्सेस के लिए चाइना को भी न्योता दे दिया, वहां के रिसोर्सेस के लिए अमेरिका को भी न्योता दे दिया। बड़ी चतुराई से इसी तरीके से शख्सगाम वैली, उधर वहां पर भी चाइना के इसलिए फुटप्रिंट्स वहां तक ले आए गए
ताकि ऐसी किसी स्थिति में अमेरिका चाइना के हवाले वहां इन्वेस्टमेंट की सूरत दिखाते हुए और वहां के लोगों का जो विद्रोह है वो दबाया जा सके? क्या ये एक स्ट्रैटेजी, एक ग्रैंड स्ट्रैटेजी लेकर पाकिस्तान शुरू से चला है और किसी वक्त क्या वो ये कार्ड खेलेगा भी? एम्बेसडर वोहरा, इसमें आपको शामिल करना चाहता हूं। इसका कल्मिनेशन आप किधर देख रहे हैं, बलूचिस्तान हो या पीओके? बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगता है। अभी तो जनरल कुलकर्णी की बात मैं सुन रहा था, इनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा। ही इज ऑपरेटेड इन दोज एरियाज पाकिस्तान के साथ जहां पर ये थे सियाचिन के सेवियर भी माने जाते हैं। ही इज एन आउटस्टैंडिंग पर्सन। अब मैं एक चीज में समझने की कोशिश कर रहा हूं सर कि 4 महीने हुए हैं शायद, फरवरी 2026 में इनके जो राक्षस नहीं, रक्षा मंत्री ख्वाजा असेंबली में कहा था सर कुछ नेटवर्क इशू है जहां पे आप मौजूद हैं, वो हैंडीकैप्ड हैं। अभी ठीक आ रही है सर आवाज? इस बार अगर आवाज कोई आ रही ग्लिच है होगा तो मैं उसको करेक्ट कराऊंगा, फिर दोबारा करेक्ट उन्होंने ये करूंगा। कहा था, प्लीज गो अहेड सर। I'll come back again अगर कोई क्लिक। नहीं अभी अभी ठीक है तो सर। उसने ये कहा था कि बलूचिस्तान ओके, वो बोले थे कि ख्वाजा जो भी उनके रक्षा मंत्री हैं कि वहां पे बहुत बड़ा राज्य है, ये हमारी समस्याएं हैं। और ये उन्होंने कमेंट किया था जब बलूच फ्रीडम फाइटर्स ने एक प्रोफेशनली कोऑर्डिनेटेड अटैक्स किए थे 12 लोकेशंस पर। 100 से ज्यादा सिक्योरिटी पर्सनल मार दिए थे और 30 गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज डिस्ट्रॉय की। मैं नहीं कह रहा, इनकी सरकार ने माना है। तो आपको ये भी याद होगा सर, एक तो ये चीज इसने की, दूसरा अप्रैल पिछले साल ये जो इनके वो मार्शल जो अपने आप को कहते हैं, तो क्या बोला कि ये बलूचिस्तान तो हमारे झुमर है, हमारे फोरहेड का। और क्या ये 1500, मैं आई एम सॉरी आई हैव टू कोट हिम, 1500 ब्लडी टेररिस्ट हमें ले जाएंगे, इंशाअल्लाह वी विल बीट द हेल आउट ऑफ देम। ये क्या बात है सर? फिर उनका होम मिनिस्टर कहता है कि बलोच फ्रीडम स्ट्रगल इज अ माइनर इरिटेंट, कोई स्टेशन हाउस ऑफिसर इससे डील कर सकता है। ये जो बातें करते हैं ना सर, जो आपने कहा हेकड़ी जो इनकी है, ये अब वापस आ गई है इनको काटने के लिए। यू डोंट से दिस अबाउट पीपल, इस प्रकार की भाषा नहीं यूज करते हैं, बट ये लोग करते हैं। और पहली बात सर, ये बिहेवियर जो लोगों को एलियनेट करे, अपने ही लोगों के ऊपर बमबारी, ये किया क्यों जा रहा है सर? क्या ये भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान एकजुट होकर रहे, वहां के प्रोविंसेस धीरे धीरे टूटते जाएं? क्या वहां के हुक्मरानी खुद ये चाह रहे हैं? ये किया क्यों जा रहा है? आरजू काजमी जी, आप क्या देखती हैं, इसके पीछे की सोच क्या है? तो देखिए, ये यहाँ पर तो यही लग रहा है कि ये फिलहाल अपनी पॉलिसीज जो है उसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं और एक तरह की जो प्रेशराइज करके ही लोगों को अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश कर रहे हैं और वो इनसे नहीं हो रहा और ना ही होगा। इस वक्त सिचुएशन जो है यहाँ पर अगर आप देखें तो मीडिया जो है वो कोई खास बात करता हुआ आपको दिखाई नहीं देगा। मेन स्ट्रीम मीडिया खामोश है और जाहिर है कि खामोश किया गया है। और जब न्यूज़ नहीं मिलती है और लोग सोशल मीडिया के जरिए कोई बात को पता करते हैं या डिस्कस करते हैं तो उसके ऊपर गवर्नमेंट जो है वो फौरन कहती है कि जी आप तो फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, आप तो ये कर रहे हैं। तो भाई आप मीडिया को क्यों नहीं जाने दे रहे? आप मीडिया को जाने दीजिए, मीडिया से बात होने दीजिए। 1-2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं इस्लामाबाद प्रेस क्लब में, कभी बलूचिस्तान के लोगों को बुलाकर और कभी कश्मीर के लोगों को बुलाकर, और बताया यही जाता है कि जी बड़ा अमन है वहाँ पर, हम तो बड़ा सारा कंट्रोल कर रहे हैं, कुछ नहीं है। जबकि अगर ऐसी बात नहीं है तो लोगों को फिर जाने दें, देखने दें। इंटरनेशनल मीडिया को बुला लेना चाहिए था इनको तो। लेकिन इस वक्त चाहे आप कह लीजिए कश्मीर को देख लीजिए, चाहे आप बलूचिस्तान को देख लीजिए या आप अफगान बॉर्डर को देख लीजिए, हर जगह पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए चैलेंजेस हैं जिसको कि ये कहना चाहिए फेस नहीं कर पा रहे। ये चैलेंजेस ऐसे जिसको ये फेस नहीं कर पा रहे हैं और वो लोगों के सामने ना आए, इसलिए इसको सप्रेस करने की कोशिश भी की जा रही है। प्रदर्शनकारियों का मुनीर के खिलाफ बिगुल देखिए। मुजफ्फराबाद कूच से पहले रावलकोट में बड़ी रैली हुई, हजारों लोगों ने टॉर्च जलाकर विद्रोह का समर्थन किया। पीओके की आवाम ने कहा अब आर पार की जंग लड़नी है। इससे पहले कि मैं सज्जाद पीरजादा साहब के पास जाऊं, मैं एक बार शामिल करना चाहता हूं अमजद अयूब मिर्जा साहब को। अमजद साहब, इस बार यहां के लोग चाह क्या रहे हैं? मतलब इनका लक्ष्य क्या है और क्या आपको लगता है सप्रेशन उनको बीच में रोकेगा या इस बार ये थमने वाले नहीं है? जी बहुत शुक्रिया आपका दिनेश। बात यह है कि इस स्टेज पे तो खुद पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने पहुंचाया ना इनको। ये तो ना आज़ादी मांग रहे थे, ना ये इतने बड़े बड़े धरनों का कोई इनका प्लान था। एक लॉन्ग मार्च था जिसमें कोई 5, 7, 10 हजार चलो कह लो
लोगों ने मुजफ्फराबाद की तरफ चलना था, धरना देना था और वो अपने मुतालबात के लिए बैठना था वहां। ये जैसे दीपक वोरा साहब ने कहा, बहुत आसानी से हल हो जाने वाली चीज थी, लेकिन उनको उकसाया गया, ऐसी बातें कर करके उनको उकसाया गया कि ये भारतीय एजेंट हैं, ये जो है, फिर उसको जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को बैन कर दिया। इस किस्म की चीजों से फिर टेम्परेचर जो है लोगों का वो बढ़ना शुरू हो गया। फिर आपने फायरिंग शुरू कर दी, फिर आप पंजाब से रेंजर ले आए, पंजाब से आप कांस्टेबलरी ले आए, पुलिस ले आए, सिंध से पुलिस ले आए, एफसी ले आए केपीके से। तो फिर ये एक इन्वेजन बन गई। फिर ये जो है सेकेंड इन्वेजन ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर बन गई, द फर्स्ट वन बीइंग ऑन द 22 ऑफ अक्टूबर 1947। तो इसको हम देखते हैं कि ये हमारी रियासत पे हमला हुआ है और बच्चा बच्चा ये जानता है और कहता है और मानता है कि हमारी रियासत पे पाकिस्तान ने दूसरी दफा हमला किया है। अब इस हमले में सहूलतकार जो है वो पीओजे की सरकार है। ये लोग वापस जाने वाले नहीं हैं। मुझे मिसाल आपके सामने है, मैं मीरपुर से हूं, कितने सालों से मैं डट के खड़ा हुआ हूं। हमको पीछे हट रहा हूं, मैं कहीं झुका हूं, कहीं मैं बिका हूं, मैं खड़ा हूं। मैं ना मौत से डरते हैं हम लोग, ना हम मुश्किलात से डरते हैं। अब जो निकले हैं तो मंजिल ही पे, अब इस बार मंजिल पर ही कदम रुकेंगे, मौत भी नहीं रोक सकती। हालांकि ये चाहा नहीं जा रहा था, लेकिन प्रोवोक करके वहां के लोगों को ये नौबत लाई गई है जानबूझकर। ऐसा क्यों किया जाएगा? क्योंकि ये तो जाहिर है अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसा है। क्या इस समय वाकई पाकिस्तान में जो हुक्मरान हैं वो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने वाली स्थिति ही लेकर आए हैं? पीओके में मुनीर सेना की बर्बरता देखिए, ये बर्बरता ही क्या इस चीज के लिए जिम्मेदार है? ये भी फैसला आप कीजिएगा। बलूचिस्तान के बारे में आप जानते हैं कितने सारे लोग लापता हैं, कितने सारे लोगों के बारे में वहां कोई सूचना नहीं मिल रही है, कितने सारे लोगों को कैप्टिविटी में रखा गया है। ये कोई छिपा हुआ मामला नहीं है, पूरी दुनिया के सामने है कि बलूचिस्तान में किस तरह की बर्बरता की गई। अब पीओके में क्या किया गया है वो भी आपके सामने रख रहा हूं। पीओके में मुनीर सेना की बर्बरता की तस्वीरें गवाह हैं। निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई हैं, गोलीबारी में 10 युवाओं की मौत हुई है। पीओके में बिजली सप्लाई भी काट दी गई है, इंटरनेट सेवाओं को भी बंद कर दिया गया है। रावलकोट से मुजफ्फराबाद तक ये कार्रवाई की गई है। यहां के लोगों की बातें भी सुन लीजिए, उसके बाद चलते हैं सज्जाद अजहर पीरजादा जी के पास। सज्जाद अजहर पीरजादा, आप इसको कैसे देखते हैं? ये क्या वहां की मशीनरी की उनकी अपनी लाई हुई नौबत है जो यहां दिखाई दे रही है? देखिए, मैं इसको ऐसे ही देखता हूं जैसे हिंदुस्तान के लोग इंडियन मीडिया को देख रहे हैं और हैरान हो रहे हैं कि वो कश्मीर पे बात कर रहा है, यानी कि आपके दिल में कश्मीर की मोहब्बत जाग उठी है। ये बड़ी खबर है, बड़ी खुशखबरी है और धन्यवाद इस बात पे, शुक्रिया आपका कि आप कश्मीर की आवाज़ बन गए हैं। यासीन मलिक के खिलाफ जो हुआ, महबूबा मुफ्ती, अब्दुल्ला उमर, उसको कैद करने वाले लोग और उनका मीडिया बोल रहा है कश्मीर के ऊपर। सुभान अल्लाह, वाह। एक बार वो बच्चों की और औरतों की बाइट तैयार रखिएगा जरा। पीओके से जो बच्चों और औरतों की, वो कोई वहां के महबूबा मुफ्ती नहीं है, वो वहां के कोई यासीन मलिक नहीं है, वो वहां के आम लोग हैं। और वो क्या कह रहे हैं एक बार फिर से सज्जाद साहब को सुनाएंगे। सज्जाद साहब शायद एक पर्टिकुलर चश्मे से देखना चाहते हैं। और सज्जाद साहब, मैं एक और बात पूछना चाहता हूं। अब जब इतनी बड़ी बात आप कह ही रहे हैं, नहीं एक बात, एक सवाल और आप जवाब दीजिएगा। सर, ये लोग भी तो कलमा पढ़ते होंगे, बलूचिस्तान वाले भी तो कलमा पढ़ते होंगे सर, ये पीओके वाले भी कलमा पढ़ते होंगे, वजीरिस्तान वाले भी, वो बच्चे भी कलमा पढ़ते होंगे जिनके ऊपर बम गिरा दिया जाता है। पहले तो यही कहा गया ना सर, ये दो अलग अलग कौमें हैं, एक साथ नहीं रह सकती, इसलिए पाकिस्तान बनाया गया। अब बनाने के बाद वहां पे चाहे बलोच हो, चाहे ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में रहने वाले लोग हों, इन सब के ऊपर क्या हो रहा है सर? जी, इन सब पे वही हो रहा है। आज मैंने दिल्ली पार्क में, चले छोड़ दें, दिल्ली पार्क में एक खातून है, वो एक बुजुर्ग मुसलमान की दाढ़ी नोच रही है, उसको मार रही हैं। तो कैसे रह रहे हैं आप लोग? प्रोग्राम किया आपने उसके ऊपर? न्यूज नेशन ने किया। और ढूंढिए जरा, खुर्दबीनी लेके ढूंढिए, ये मार्च देखिए जरा। वो जो एक आप खातून और एक कहीं पे कुछ बता रहे हैं, वो आप बताइएगा, अगर होगा तो दिखाइएगा। अभी एक बार जरा देख लीजिए, अगर आपके पास ये देखने की सुविधा है जहां पर आप बैठे हुए हैं, किस समय प्रसारण में टेलीकास्ट में आ क्या रहा है, जरा इनको वहां पे लोगों की भीड़ दिखाइए और वहां के बच्चे और महिलाएं क्या कह रहे हैं, एक बार फिर से सुना दीजिए जरा, पीरजादा साहब को आसानी होगी इसमें बात करने में।
को, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को, पाकिस्तान के मिनिस्टरों को, पाकिस्तान के इदारों को हम खुलेआम दावत देते हैं कि आप आएँ हमारे कश्मीर में और हमारे साथ आके तो मुकाबला करें। हमारे बच्चे वो हैं जो सीनों पे गोलियां खाते हैं, हमारे बच्चे वो हैं जो मैदान में आंख डाल के बात करते हैं। तो आप लोग आएँ, आप दावत देते हैं आपको 15 तारीख को इंशाल्लाह ताला, कल 14 और अब जरा वो लोगों की भीड़ दिखाइए जो लॉन्ग मार्च के लिए निकली है, जिसमें महिलाएं भी, बच्चे भी शामिल हैं। ये मुझे लगता है कि एक पीरजादा साहब का एक पर्टिकुलर माइंडसेट और एक पूर्वाग्रह है, एक नोशन है जिसको लेके वो बातें कह रहे हैं। मुझे ये लगता है, वरना पीरजादा साहब आप ये कम से कम कहते हैं कि इतनी बड़ी भीड़ को, बच्चों को, महिलाओं को झुठलाया नहीं जा सकता। लेकिन मैं संजय कुलकर्णी साहब आपसे समझना चाहता हूं, ये इसको लेकर आपका तजुर्बा क्या कहता है सर? बलूचिस्तान और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का ये हिस्सा, ये कितने दिनों तक पाकिस्तान के साथ नक्शे में अभी बने हुए हैं? दिनेश जी, पीरजादा साहब ने यूएन रेजोल्यूशन 47 पढ़ा ही नहीं है। उनको अगर मैं पूछ तो यूएन रेजोल्यूशन 47 का पहला ही पॉइंट बता दे तो मैं मान जाऊं, पहला ही पॉइंट बता दे मैं मान जाऊं। पीरजादा साहब ने कुछ नहीं देखा है, ना उनको कुछ मालूम है। उनको यही नहीं मालूम है कि एक्सेशन कौन सी तारीख को हुआ, भारत के साथ कब हुआ। उनको यह भी नहीं मालूम है कि 22 अक्टूबर को क्या हुआ। तो पीरजादा साहब ऐसे ही आकर के कुछ भी बोल जाएंगे तो ये थोड़ी चलेगा। अब ये जो मांग आ रही है वहां पर, वो मांग इट इज लोकल, इट्स इम्प्लोजन, एब्सोल्यूट इम्प्लोजन ऑफ पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान में अगर आसिफ मुनीर ये समझे कि मैं जो चाह कर दूंगा, लुक एट द एरोगेंस, किस तरीके से वो बात करता है। यार हमने तो बहुत देखे हैं इंसर्जेंसी, ये भी हम इंसर्जेंसी संभालें, क्या संभालेंगे? संभलेगा कैसे इनसे? सारे पीओके के अंदर जिस प्रकार से आक्रोश है लोगों के बीच में, कहाँ है उनकी बिजली, कहाँ है उनका खाना, कहाँ है उनका रहना, कहाँ है उनकी आज़ादी, कहाँ है उनका फ्रीडम? और वो जब देखते हैं भारत में किस प्रकार से आज़ादी है, उनके भी लोग आते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सर मैं ये समझता हूं कि जितना श्रूड तरीके से और जितने शातिर तरीके से वहां के हुक्मरान और खास तौर से आईएसआई सोचती है, ये मुझको बड़ा प्लेन एंड सिंपल मामला तो नहीं लगता। मैं इसको लेकर एम्बेसडर वोहरा के पास जरूर जाना चाहूंगा कि एम्बेसडर वोहरा, इस तरह की स्थितियों के बनने देने में वहां के हुक्मरान अपना क्या भला देख रहे हैं? कौन सा उल्लू है उनका जो सीधा हो रहा है? ये बहुत अहम प्रश्न आपने पूछा है और हमारी बेटी जो पाकिस्तान में है वो इसका जवाब आई है। आप लोगों ने 2009 में एक आगाज़े हकूक़ बलूचिस्तान पैकेज दिया, मालूम है आपको उसके बारे में? सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सर पता है आपको कि नहीं पता है? नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ आपको सर, बिकॉज आई एम इन टच विद अ लॉट ऑफ दीज पीपल। न्यूयॉर्क में जब जाता हूँ, हमारी मीटिंग्स होती हैं इनके साथ सर, मैं एज एन इंडिविजुअल, सरकार की तरफ से नहीं। उसमें कहा था हम ये देंगे, वो देंगे, आपके कैदियों को छोड़ देंगे और मिसिंग पर्सन्स को हम वापस लौटा देंगे और आपको रिप्रेजेंटेशन देंगे इन फेडरल सर्विसेज। ये को सब कुछ ठप और हिंसा बढ़ गई। सर ये 2009 का है। मैं एंकर साहब से भी कहूंगा, पढ़िएगा इसको। आगाज़े हकूक़ बलूचिस्तान पैकेज कहते थे। इसका ये मतलब है कि कोई आपने फॉर्मल एग्रीमेंट आप नहीं कर पाए हैं। सूडान में मैं आपका राजदूत था सर, सूडान और साउथ सूडान के बीच में कॉम्प्रिहेंसिव पीस एग्रीमेंट। नेपाल की जो इंसर्जेंसी वो खत्म हो गई जब एक पीस एग्रीमेंट वहां पर हुआ। पापुआ न्यू गिनी में मैं आपका राजदूत था, वहां बोगनविल के साथ एग्रीमेंट हुई, खत्म हो गई। इनका कुछ नहीं हुआ क्योंकि सिंसेरिटी नहीं है सर। अब जो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि इनको क्या मिलता है, इनको पैसा मिलता है ना सर, फौज को पैसा मिलता है। पूछेगा इनका बजट जो है कितना फौज की तरफ जाता है, नेशनल बजट कितना जाता है। अगर ये क्या इन्होंने कोई गलती की है वहां पर? अगर ये गलती मानने को तैयार नहीं है तो फिर आगे क्या करें? हमने बहुत गलतियां की। हमने गलती नॉर्थ ईस्ट में की, मैं तो रहा हूं, कश्मीर में हमसे गलतियां हुई, साउथ में गलतियां हुई, लेकिन हम समझ गए, हम सीखा उनसे। ये लोग सीखते नहीं, वो कहता है दीज ब्लडी 1500 टेररिस्ट। क्या मजाक है इसका? गाली देने से क्या बनता है? आई जस्ट वॉन्ट टू पुट इट अक्रॉस कि अगर आप अपनी गलती स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर आप उसको सुधारेंगे कैसे? द फर्स्ट स्टेप इज टू रिकॉग्नाइज योर मिस्टेक। भाई इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। ये एम्बेसडर वोहरा की तरफ से ये मालूम है। और सर फाइनल सर एक चीज और, जस्ट वन थिंग। ये लेटेस्ट जो बलोच मेरे को डॉक्यूमेंट भेजा है, उन्होंने किसी बड़े होशियार आदमी ने असेस किया है कि जो बलूचिस्तान से एक्सट्रैक्ट हुए हैं उनके नेचुरल रिसोर्सेज जो ले जाते हैं ना, कि इसकी ये कीमत है, तेल की है, कॉपर की है, इसकी ये है, उसका 5% वापस बलूचिस्तान में इन्वेस्ट किया गया है। इससे आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा।
ये वहां का सूरत हाल बताने के लिए, और ये बताने के लिए कि वहां के लोगों को कैसा पराया समझा जाता है और वहां पर गड़बड़ियां फैलाकर असल में वहां जख्म इसलिए बनाए रखे जाते हैं ताकि मरहम का बिजनेस चलता रहे, और ये दिखाते हुए कि यहां पर देखिए कितना ये प्रॉब्लम एरियाज हैं, इनको एड्रेस करना पड़ेगा, इनके लिए पैसे चाहिए होंगे, और ये पैसे और ये फंड डाइवर्ट किधर होगा? जाहिर है फौज की तरफ डाइवर्ट होगा, आईएसआई की तरफ डाइवर्ट होगा, इसलिए ये परेशानियां बनाकर रखी जाती हैं। लेकिन जिन जगहों पर ये न्यूसेंस बनाकर रखा गया है, परेशानियां बनाकर रखी गई हैं, वो जगह अब और बर्दाश्त करने के मूड में लग नहीं रही। अब रेंजर्स की तैनाती अपने ही लोगों के खिलाफ, जनरल कुलकर्णी, इस तैनाती को वहां के लोग कैसे देखते होंगे? वैसे भी यहां के लोग हमेशा ये पाते रहे हैं उनको सौतेला व्यवहार मिला है। इसमें कोई शक ही नहीं दिनेश, टोटल सौतेला व्यवहार। जिस प्रकार से आप बलूचिस्तान में जब अभी हमला हुआ, 12,000 स्पेशल फोर्सेस हैं पाकिस्तान के लगे हुए, क्योंकि चीन ने उनको कहा कि अगर आप नहीं लगाएंगे तो हम ये CPEC जो है ग्वादार में हम छोड़ देंगे, आपको तकलीफ होगी। $60 बिलियन चीन ने उसमें इन्वेस्ट किया, वो क्या करेंगे? आज की तारीख में POK के अंदर जिस प्रकार से, मैं जैसे कह रहा हूँ, पीरजादा जानते ही नहीं होंगे कि UN रेजोल्यूशन 47 का पॉइंट 1 क्या है। उनको पता है? नहीं, अरे उनको पता है, क्या बात कर रहे हैं? देखिए आप अभी बता देंगे, बताइए पीरजादा साहब। वो कबूतर हैं जो आंख बंद करके बैठे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं देखा, वो बिल्ली उनको खा जाएगी। आज बता ही दीजिए पीरजादा साहब, बता दें मुझे पीरजादा साहब, UN रेजोल्यूशन 47 का फर्स्ट पॉइंट। देखिए कश्मीर के बात ये साथ है, आप तो ऐसे बात करें ना, फर्स्ट पॉइंट। हाँ, बोलिए। वो लोग बात कर रहे हैं जो जुल्म करते हैं कश्मीर अरे में। जुल्म छोड़िए, आप इधर उधर जलेबी नहीं, जलेबी नहीं, अरे सीधे आपने यूनाइटेड नेशन की बात की थी, उसमें ये है कि जनरल आप कुलकर्णी लोग कह रहे हैं, उस पर बता ही दीजिए आपकी मालूमात क्या है। और उसके बाद कश्मीर से फौजें निकलेंगी, कश्मीर से फौजें निकलेंगी, ये पॉइंट है। किसकी निकलेंगी? पहला पॉइंट है कि आपके जो कबाली आए हैं वो वहां से छोड़ेंगे। वो कहां गए? वो निकले बाहर। नहीं, तो फिर क्या बात करते हो? ये पॉइंट है कि कश्मीर से फौजें निकलेंगी, ये पॉइंट है। पॉइंट वो पॉइंट 3 है, वो पॉइंट 3 है कि फौज निकलेगी और हिंदुस्तान वहां पे चंद फौज रखेगा, ये यकीन करने के लिए कि इलेक्शन हो। तो है ही नहीं है, तो वहाँ पे आप कल रिवाइज करके आएंगे, पीरजादा साहब कल रिवाइज करके आएंगे और फिर आपके साथ बात करेंगे। तब तक मैं जरा ये दिखा देता हूं अपने दर्शकों को, और ये अमजद अय्यूब मिर्जा के पास मैं इसके बाद जाने वाला, सर वो कल रिवाइज करके आने वाले हैं और दोबारा आपसे बात करेंगे। मुनीर को सता रहा है पाकिस्तान की बर्बादी का डर। मुजफ्फराबाद में धारा 144 लागू हो गई है, रैली और सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगर कुछ गलत नहीं किया जा रहा है, अगर सब कुछ वहां ठीक है और इस जगह को सौतेला बर्ताव आज तक नहीं मिला है, तो फिर ये सब करने की जरूरत क्या है? फ्रंटियर कॉर्प्स, पुलिस की तैनाती करने की आवश्यकता क्या है? 20,000 पाकिस्तानी रेंजर्स यहां तैनात क्यों किए गए हैं? जैक का मुख्य कार्यालय सील क्यों करना पड़ा है? 48 घंटे से POK में इंटरनेट क्यों बंद है? कल सीधी फायरिंग में 10 प्रदर्शनकारियों को क्यों मार डाला गया? 12,000 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार क्यों कर लिए गए? यह बताता है कि वहां चल क्या रहा है। अब देखिए POK की छात्राओं का वीडियो सामने आया है। POK में आजादी की मांग कर रही छात्राएं मुनीर शहबाज के खिलाफ नारे लगा रही हैं। वहां पर महिलाओं और बच्चों तक में यह एहसास किस कदर भर गया है, सुनिए जरा। शहबाज सरकार के सामने ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की 38 सूत्री मांगे मनवाने के लिए जैक का प्रदर्शन चल रहा है। पाकिस्तानी सरकार और सेना पर अत्याचार का आरोप लगाया जा रहा है। अब जरा ये भी देखिए इससे जुड़ा हुआ पहलू जो आपको पूरे मामले में और क्लैरिटी देगा। यहां जैक की मांग क्या है? ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी, इसको शॉर्ट में मैं जैक कह रहा हूं। POK को पाकिस्तान से छुटकारा मिले, मुनीर सेना की बर्बरता जो चालू है वो बंद हो, मुजफ्फराबाद समझौता लागू करने की मांग की जा रही है। शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12 सीटें खत्म होनी चाहिए, क्योंकि उनका कहना यह है कि हमारा लोकल रिप्रेजेंटेशन एकदम खत्म हो जाता है और बाहर से लाए गए लोगों को हम पर थोप दिया जाता है इस आरक्षण के नाम पर। POK में बनने वाली बिजली सस्ती दर पर हमको मिलनी चाहिए, क्योंकि यहीं पर प्रोड्यूस की जा रही है। सब्सिडी देकर गेहूं आटा लोगों को सस्ता मिलना चाहिए। मंत्रियों विधायकों को विशेष सुविधाएं जो मिल रही हैं वो खत्म होनी चाहिए। स्थानीय निकायों को ज्यादा अधिकार दिए जाने चाहिए, ये मांगे की जा रही हैं। ये जब मेनलैंड पाकिस्तान में इसका रिवर्बरेशन या इसको सब्सक्राइब करने वाले लोग कितने हैं, ये जरा समझना जरूरी है। आरजू काज़मी जी, कैसे देखा जा रहा है बाकी के पाकिस्तान में इस हिस्से में जो चल रहा है उसको? देखिए, सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो बिल्कुल खामोश करा दिया गया है, और थोड़ी बहुत अगर दिखाया जाता है तो यही बता रहे हैं कि हम तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम तो बड़ा वहां पर जाके लोगों की मदद कर रहे हैं और कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जाहिर है कि लोगों को मालूम है, मुझे खुद कई लोगों ने जो इनका ताल्लुक कश्मीर से है उन्होंने बहुत सी मुझे वीडियोस भेजी हैं और उसमें वो यही प्रोटेस्ट करते दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तान की स्टेट के
बारे में बात करते दिखाई दे रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि उनकी जो डिमांड्स हैं वो ना तो सुनी जा रही हैं और ना ही मानी जा रही हैं। जहां तक हमारे लोगों का ताल्लुक है, ये ना तो बिल्कुल सही बात है, ना ये पढ़ते हैं, ना ये पढ़कर आते हैं, ना ये पढ़ने की कोशिश करते हैं। और मुझे यहाँ पर यकीनन पीरजादा साहब से मिलना जुलना हो जाता है कभी, लेकिन बड़ा अफसोस हुआ कि उन्हें कुछ भी नहीं पता। पीरजादा साहब से मेरा ख्याल है कि संजय कुलकर्णी साहब, आपने बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया था उनसे, उसके बजाय अगर आप जो यूएन रेजोल्यूशन है उसकी अगर स्पेलिंग भी पूछ लेते तो वो गूगल किए बिना नहीं बता पाते, इसका मुझे यकीन है। तो जब हमारे लोग इतना बगैर ख्याल किए आएंगे और सिर्फ डिफेंड करेंगे, हर गलत चीज पे डिफेंड करेंगे, और इसी वजह से मुल्क का यह हाल हो रहा है। आप तो जर्नलिस्ट हैं, आपको तो खुलकर बोलना चाहिए कि गलत कर रही है स्टेट, नहीं होना चाहिए ऐसे, लोगों की जानें जा रही हैं। लेकिन यहाँ पे मैं ये भी बता दूं आपको कि यहाँ पर लोगों की जानें जो जाती हैं उनकी कोई कीमत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 100 बंदा मार दें, 200 बंदा मार दें, हर दूसरे दिन लोगों को मार दें, कुछ नहीं होता। आपको पता है बलूचिस्तान में हमारे जो फौजी हैं उनकी ही डेड बॉडीज जो हैं वो रखी थी, और उससे कुछ ही डिस्टेंस पे पार्टी हो रही थी, यानी स्टेट के लोग जो है वहां पे डांस पार्टी कर रहे थे, वहां पे गाने चल रहे थे, पंजाबी भंगड़े चल रहे थे। ये तो हाल है। इनको अगर अपने फौजियों का ही ख्याल नहीं है तो सिविलियंस को तो ये बिल्कुल घास कूड़ा समझते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इसके ऊपर कोई रिएक्शन आएगा, इसके ऊपर कुछ हो पाएगा? कुछ नहीं होने वाला। आरजू काज़मी जी, चश्मे बद दूर, आपको नजर न लगे और खुदा आपकी हिफाजत करे। आप जिस तरीके से आप साफ बोलती हैं, मुझे लगता है कि ईश्वर भी आपके फैन होंगे कि हमने कुछ एक बच्चे ऐसे पैदा किए हैं जो सच को सच कहते हैं, गलत को गलत कहते हैं। हालांकि पीरजादा साहब को यह भी रास नहीं आ रहा होगा, मैं जानता हूं। लेकिन पाकिस्तान से बलूचिस्तान के अलग होने का दावा जरा यहां देखिए। बलोच संगठनों ने खुद को आजाद देश घोषित किया। बलोच संगठनों ने कहा 85% क्षेत्र पर हमारा कब्जा। बलूचिस्तान अब 85% आजाद है। बलूचिस्तान के लिए आंदोलन करने वाले लोगों की तरफ से यह बात कही जा रही है। अब जरा यह भी देखिए, बलूचिस्तान स्वतंत्र, बलूचिस्तान ने खुद को आजाद देश घोषित किया। 85% क्षेत्र पर नियंत्रण होने का दावा है। नया झंडा, राष्ट्रगान और करेंसी जारी। खनिज, गैस जैसे संसाधनों पर दावा। बलोच नेता मीर यार बलोच का यह दावा है। सुरक्षा बलों से बड़े पैमाने पर इस्तीफों का दावा है और दूसरे देशों से रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान को रिकॉग्नाइज करने की अपील भी उन्होंने की है। ये जरा मैं समझ लेना चाहता हूं, अहमद अयूब मिर्जा साहब, ये बलूचिस्तान वाली राह पर ही पीओके है या पीओके का मंसूबा इधर भारत के साथ मिलने का है? वहां के लोग क्या चाह रहे हैं? पीओके के लोग एक ही चीज चाह रहे हैं। अब वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की फौज निकले, यहां से पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस निकले। आप पीरजादा साहब का बैठने का स्टाइल देखें। वोहरा साहब जो है, ये सिविल सर्विस के लिए जो लोग इम्तिहान देना होता है, जिन्होंने उनकी ट्रेनिंग भी कराते हैं, वो बता सकते हैं कि ये बॉडी लैंग्वेज क्या है। पीरजादे वो लोग हैं जो भारत पे हमला किया था, जिन्होंने, ये हमलावर हैं। आपने हमलावर बिठा लिया यहाँ पे। ये तो पीरजादे, ये ईरान से जो हमलावर आए। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आज सब्जेक्ट पे हम रहते हैं, क्योंकि पीरजादा साहब को लेकर बात ऑलरेडी बहुत हो चुकी है। पीरजादा साहब के भी वर्जन उनकी तरफ से भी अगर हम आगे ले पाने की स्थिति में होते तो अभी और कुछ उनको लेकर बातें हो सकती थी। बहुत धन्यवाद करता हूं आप सबका।